अब शुरुआत करेंगे आपकी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले से जुड़ी। यूपी एटीएस उमर गौतम, जहांगीर कासिम, सलाउद्दीन को साथ में बैठाकर पूछताछ कर रही है। इरफान शेख, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को भी इस पूछताछ में शामिल किया गया है। एटीएस ने पहले इन लोगों से अलग अलग पूछताछ की और सभी 6 लोगों को साथ में बिठाकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा हवाला के जरिए उमर गौतम को पैसा देने वालों पर भी एटीएस शिकंजा कसने वाली है। तो अब सबको साथ में बैठाकर पूछताछ होगी कि किस तरीके से ये खेल चल रहा था, उसी को लेकर देखिए पूछताछ होनी है। और जैसे जैसे ये पूछताछ का सिलसिला आगे चल रहा है, एक के बाद एक नए खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से अब ऐसे अकाउंट पता चले हैं जहां पर पैसे ट्रांसफर होते थे। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी वडोदरा से हुई और ये भी सबूत मिले कि वडोदरा से यूपी वो पैसे पहुंचाता था। तकरीबन वो आंकड़ा भी 30 लाख का बताया गया कि कई बार लेन देन आपस में हुई थी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। अजीत सिंह लखनऊ से है, जनक दवे अहमदाबाद से है और अमित सिंह दिल्ली से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत अजीत के साथ कर लेते हैं। अजीत, क्या अपडेट मिल रहा है? सबको साथ में बैठाकर पूछताछ हो रही है, क्या नए खुलासे अभी तक और हुए हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, चूंकि एटीएस ने सबसे अलग अलग पूछताछ की है और अलग अलग मामले के खुलासे हुए हैं, तो एटीएस चाहती है कि जिसने जिसके बारे में जो बताया है वो आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठाकर एक क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। क्योंकि कई सारे ऐसे राज जो उमर गौतम ने बताए थे, फिर सलाउद्दीन ने बताया, इरफान अब्दुल मन्नान ने बताए, भोला ने बताए, उन सबको एक साथ बिठाकर इसलिए पूछताछ की जा रही है कि कई सारे जो बड़े राज हैं वो भी खुल जाएं, क्योंकि सबने अलग अलग एंगल पे बात की है, सबसे अलग अलग पूछताछ की है। अब उसको किसने सही सच बताया है, कितने झूठ बताया है एक दूसरे के बारे में, जो उमर गौतम ने सलाउद्दीन के बारे में बताया या सलाउद्दीन ने विदेशी फंड के बारे में बताया, इरफान ने जो ब्रेन वाशर मूक बधिर बच्चों को टारगेट करता था उसके बारे में बताया, कौन कौन से कट्टरपंथी किसके टच में है। तो एक दूसरे की जो बातें हैं वो आमने सामने बिठाकर उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है एटीएस की तरफ से, क्योंकि अब ये पूरा मामला इंटरनेशनल हो चुका है, इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला आ चुका है, पाकिस्तान, लंदन की कई जो संस्थाएं हैं उनका नाम सामने आ चुका। तो अब एटीएस एक एक करके जो इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप जो बरामद हुए हैं, जो वीडियो, साहित्य, दस्तावेज बरामद हुए, उन सब को लेकर पूछताछ कर रही कि इस कड़ी में और कौन से लोग। एक बात और बता दूं अर्पिता, कि जो हवाला से जुड़े लोग हैं जिनके जरिए उमर को पैसा पहुंचता था, वो चाहे सलाउद्दीन भेजता था या दूसरे लोग भेजते थे या बाहर से आता था, उन ऐसे 2 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो एटीएस मुख्यालय पे 35 से 40 लोगों को बिठाया गया, वहां रखा गया है, उनसे हर दिन पूछताछ किया जाता है। 3 टीमें एटीएस की लगातार पूछताछ कर रही है। आईजी जो एटीएस हैं जीके गोस्वामी, उनकी देखरेख में पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को लीड एडीजी एलओ जो यूपी के हैं प्रशांत कुमार, वो कर रहे हैं और पूरी रिपोर्ट एसीएस होम के जरिए मुख्यमंत्री को दी जा रही है। क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बड़ा है, लिहाजा सरकार हो या चाहे जांच एजेंसियां हो, एटीएस हो, एफटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, अभी भी उमर गौतम के 150 से अधिक साथियों की तलाश है जो इस पूरे नेक्सस रैकेट में जुड़े हुए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 32 से 35 जिले नहीं, बल्कि देश के 24 राज्य और देश के बाहर का जो पूरा नेक्सस है उसको खंगालने में यूपी एटीएफ जुटी हुई है। अर्पिता, ठीक है अजीत, रोक रहे हो। अगली खबर भी देखिए आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त सलाउद्दीन शेख से जुड़ी हुई बड़ी खबर। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि सलाउद्दीन से हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख पैसे मिलने का खुलासा हुआ है। यानी अब तक 42 लाख रुपए सलाउद्दीन उमर गौतम को हवाला से भेज चुका था। सलाउद्दीन के दफ्तर से सीज की गई कंप्यूटर हार्ड डिस्क से तमाम वित्तीय ट्रांजैक्शन का खुलासा होने की उम्मीद है। सलाउद्दीन के अकाउंट फरीद से भी पूछताछ हुई है, अकाउंटेंट जो है, जिससे कुछ अहम सुराग एटीएस को हाथ लगे हैं। और ये जो आंकड़ा है पैसे का, देखिए वो भी बढ़ रहा है। पहले 30 लाख की जानकारी मिल रही थी और अब ये आंकड़ा जैसे जैसे जांच बढ़ रही है 42 लाख पहुंच चुका है। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, देखिए एक के बाद एक तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। 5 बार बताया जा रहा था कि ये ट्रांसफर हुआ है, पैसा वडोदरा से यूपी आया है। पहले 30 लाख का आंकड़ा था, अब 42 लाख का आंकड़ा था और आगे 50 का भी हो सकता है।
बिल्कुल अर्पिता, और इसी दिशा में गुजरात एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस भी जांच कर रही है। सलाउद्दीन को कल जब उसके दफ्तर और उसके घर पर ले जाया गया, उसकी पूछताछ हो रही थी पानीगेट इलाके में जो उसका दफ्तर है, वहाँ पर से ये कंप्यूटर सीज किए, उसमें से ये हार्ड डिस्क है। वो कई राज, चूँकि जो FCRA के तहत अल फलाह फाउंडेशन से जो पैसे आ रहे थे उसका ऑफिशियल जो कच्चा चिट्ठा है वो पूरा का पूरा वो हार्ड डिस्क में है। जब उसका अकाउंटेंट, चूँकि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि ज़्यादातर अकाउंट फरीद देखता था, तब अकाउंटेंट फरीद को जब पूछा गया तो जो अब तक दावे किए जा रहे थे सलाउद्दीन की ओर से उससे ज़्यादा, सलाउद्दीन ने कहा कि उसने केवल 30 लाख रुपए पिछले 1.5 साल में भेजे हैं। लेकिन जब अकाउंटेंट फरीद से पूछा गया तो उसने कहा नहीं, अभी भी और 12 लाख का एक ट्रांजैक्शन है, वो भी उन्होंने ज़्यादा यहाँ से भेजे हैं। तो इस तरीके से अब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और फरीद वो कड़ी है जो हवाला का जो ट्रांजैक्शन सलाउद्दीन जो कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी फरीद के पास है। तो हो सकता है फरीद एक बहुत बड़ी अहम गवाह के तौर पर यूपी एटीएस के लिए कड़ी बन जाए, क्योंकि उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर एस्टैब्लिश करना है तो उनका अकाउंटेंट फरीद है, वही एक सबसे बड़ी मजबूत कड़ी के तौर पर है। इतना ही नहीं अर्पिता, जहाँ से ये पैसे भेजे गए, क्योंकि गुजरात में आंगड़िया जिसको हवाला से पैसे भेजने की जो वो ऑफिशियल है यहाँ पर सिस्टम, तो यहाँ से जो हवाला के जरिए जो आंगड़िया से पैसे भेजे गए उनसे भी पूछताछ करके उनको गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, सलाउद्दीन जैसे शिकंजे पे चढ़ा, लगातार उससे जब पूछताछ हुई, उसके अकाउंटेंट से पूछताछ हुई और जिसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 42 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, हवाला के जरिए हुआ है। और बड़ी खबर एक और आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी कर ले। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये बड़ी खबर, लखनऊ में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक ही परिवार की 2 बेटियों ने पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और आरोप है कि अब पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रही है। परिवार के मुताबिक दोनों बहनों के घर के अंदर पूजा पाठ करने नहीं दे रही हैं। दोनों बहनें जो हैं, मूर्तियों को तोड़ डाला गया है, मंदिर के दियों को बुझा दिया गया है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने लखनऊ पुलिस के पास एक तहरीर दी है जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों लड़कियां घर के लोगों को इस्लाम कबूल करने का दबाव दे रही हैं और घर वालों की तरफ से इसका विरोध करने पर उनकी हत्या करवाने और घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। यूपी एटीएस समेत कई राज्य और देश की एजेंसियां जांच कर रही है। लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव के पास हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां 2 बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने ही घर में अब पूजा नहीं करने दे रही, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। उस घर में हम आपको पहले वो जगह दिखाने चाहते हैं जहाँ वो नमाज पढ़ती थी। यहाँ वो नमाज पढ़ती थी, पहले इनके पिता यहाँ थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं यहाँ लगी हैं, लेकिन यहाँ अब वो पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसी तकत पर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ती हैं। उनकी माँ है, उनको धमकी देती हैं, कहती हैं कि प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो माता जी साथ में, आप आइए इधर बैठिए जरा, ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनके घर की जो बहू है वो भी मौजूद हैं। क्या हुआ था बताइए। यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग? हाँ, पूजा का चिराग। तो क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों क्या बन गई हैं? मुस्लिम बन गई हैं। कब से? उनके सामने से बनी, बहुत सालों से बनी। क्या तस्वीर किसकी आपने हाथ में लिया है? अपना, मेरे आदमी की है। तो ये इनके रहते ही इन्होंने सब किया? नहीं, ये जिस दिन खत्म है उस दिन दीपक के पर पलट दिया है। अच्छा। और ये बहुत दिन से धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे थे शादी करना करो, नहीं तो मेरे घर से जाओ, नहीं तो हमारे कहने शादी हिंदू रीत रिवाज में करो। कहती नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो आप उनकी माँ हैं? हाँ, दूसरी माँ है। अच्छा। नमाज कहाँ पढ़ती हैं? नमाज पहले मौसी बता रही यहाँ पढ़ते थे, वो अपने रूम में पढ़ती हैं। तो आप लोगों से बातचीत नहीं होती? बातचीत पहले होती थी, अब नहीं होती है। तो ये क्या कहती हैं कि आप लोग सारे लोग धर्म बदल? हाँ, सारे लोग धर्म बदल दो, पूजा पाठ ना करो, नहीं तो सब अल्लाह का जाब आएगा, सब मर जाओगे। सब मर जाओगे। हाँ। क्या रखा आपने, क्या बताया? वहाँ पे कुरान उरान सब कुछ है इनके कमरे में, देख के जाके खुलवा के। अपना धर्म मानेंगे कि इनका धर्म मानेंगे? तो आपको क्या कहती हैं वो? हाँ, हम लोग को भी कहती हैं कि मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बन जाओ। तो क्या विवाद भी हो रहा है इस चीज को लेकर, झगड़ा भी हो रहा है? हाँ। क्या कहती हैं वो लोग कहती है मुसलमान बन जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह का जाब आएगा, सब भोगोगे, सब मर जाओगे।
अजीत, देखिए, 2 बेटियां जिनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई थी, कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस मामले में एक तहरीर पड़ी थी जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर है, अब से थोड़ी देर बाद पहले हमने उनसे बात की डीके ठाकुर का, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जो हिंदू जागरण मंच है उन्होंने भी इस पूरे मसले को उठाया। बोले जो डीसीपी है उस इलाके के गोमती नगर, उनको जांच के लिए भेजा गया क्योंकि इसमें 2 एंगल है। पहला तो धर्म परिवर्तन की बात आ रही है और दूसरी संपत्ति का विवाद है। तो दोनों एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ये पूरा मामला एफआईआर दर्ज किया जाएगा। पूरे मसले को लेकर चूंकि लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एटीएस धर्मांतरण का खुलासा कर रही है और ये बिल्कुल अलग तरीके का मामला है कि एक माँ, सौतेली माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक ही छत के नीचे रहती हैं। खुद एक बड़ी बेटी ने निकाह कर लिया है, दूसरी बेटी को अपने साथ कर लिया और फिर घर के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहती है। छोटे भाई को नमाज पढ़ाया जो उसका छोटा भाई है। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मसले की गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद एक्शन लेगी। तो अभी एफआईआर फिलहाल दर्ज नहीं हुआ, लेकिन गोमती नगर थाने में तहरीर पड़ गई और पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मसले की हम जांच करा रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। ठीक है अजीत, आप रहिए। देखिए, ये केस सिर्फ लखनऊ में ही सामने नहीं आ रहे हैं, कई जगहों से, देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। अमित भी हमारे साथ है। अमित, कई और भी केसेस आए हैं, गाजियाबाद से भी कोई केसेस आए हैं, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, केवल लखनऊ से ही केस नहीं आ रहे, गाजियाबाद में भी केस आए, नोएडा है, फरीदाबाद से भी केस आए हैं, दिल्ली से भी केस आए हैं। तो ये जो धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, ये लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 1,82,00,000 का जो मामला सामने आया है, जो उमर गौतम के अकाउंट में आया, उस मामले में भी ईडी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और हवाला कारोबारी से लेकर तमाम जो नेटवर्क है, विदेशी फंडिंग का ये जो पूरा मामला है, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। देखिए, राहुल भोला जो शख्स फिलहाल अभी 5 दिन के रिमांड पर है एटीएस से, उसकी पत्नी से मेरी बातचीत हुई। पत्नी भी हालांकि मुकबदीर है। पत्नी और राहुल भोला ने दोनों ने धर्म परिवर्तन करके शादी किया और शादी करने के बाद वो अपने घर वाले से इस कदर नाराज हुए क्योंकि घर वाले सबसे पहले नाराज, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल क्यों किया। तब दोनों ने घर छोड़कर जाकर अलग रहने लगे। फिलहाल जो उसकी पत्नी से बातचीत हुई है, पत्नी उसका साफ साफ कहना है कि वो लखनऊ जाकर राहुल से मिलना चाहती है, लेकिन उसने उसकी पत्नी ने एक जो सनसनीखेज बातें बताई है कि जब धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, एक तो उसका धर्म परिवर्तन जबरन किया गया और इसके अलावा जो उसके नाम रखे गए थे वो नाम जो है वो रखना नहीं चाहती थी। जो शख्स उसका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, कन्वर्सन करवा रहा था, उसने जबरदस्ती उसका नाम बदल दिया, लेकिन वो आज भी अपना नाम रीता ही बताती है। कोई अगर उससे पूछे तो रीता बताती है। फिलहाल अब रीता का केवल यही कहना है कि उसकी जो पति है राहुल भोला, जो अभी फिलहाल एटीएस के कब्जे में है, लखनऊ में है, वो बेकसूर है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि उमर गौतम, जहांगीर और सलाउद्दीन को आमने सामने बैठाकर तो एटीएस पूछताछ करने वाली है, वहीं जो मुखबदीर राहुल भोला है उसको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने वाली है, क्योंकि राहुल भोला पर सीधे सीधे आरोप लगा हुआ है कि उमर गौतम के कहने पर राहुल भोला ने अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर राहुल भोला ने कई लोगों का धर्म परिवर्तन किया है। इस बाबत जो है एटीएस को 5 दिन का रिमांड भी मिल गया है, तो लिहाजा अब एटीएस इस पर लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए, एक एक कड़ियां जो हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। कई ऐसी कड़ियां जुड़ चुकी हैं, कई ऐसी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 100 से 150 लोग समझिए ऐसे हैं जिनसे पूछताछ भी हो रही है और ये कहां इनका नेटवर्क फैला हुआ था, इस पर ही अब जांच चल रही है। अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है, लोगों से पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, चार्जशीट भी दाखिल की जा रही है। तो किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था, अब धीरे धीरे देखिए सामने आता नजर आ रहा है। यहाँ पर विदेशों से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही हैं और इसके देखिए सबूत भी हाथ लगे हैं। पाकिस्तान और आईएसआई से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 करोड़ का लेन देन किया गया, दोहा, कतर, अबू धाबी, ये देश भी सामने आ रहे हैं। अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग की एक और महत्वपूर्ण कड़ी एटीएस के हाथ लग गई है और ये कड़ी है वडोदरा का सलाउद्दीन शेख। यूपी धर्मांतरण केस में गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख को गुजरात से लखनऊ लाया गया, जहां उससे अब पूछताछ की जा रही है। इससे पहले वडोदरा में उससे 3 घंटों तक पूछताछ की गई। सलाउद्दीन को लेकर पुलिस वडोदरा में उसके दफ्तर गई, जहां एटीएस ने उसके दफ्तर से एक लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ अहम दस्तावेज भी सीज किए। सलाउद्दीन के कब्जे से मिले आईपैड और मोबाइल फोन की भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इसके अलावा एटीएस सलाउद्दीन शेख के अकाउंटेंट फरीद सईद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
दफ्तर के बाद एटीएस सलाउद्दीन के घर भी गई थी, जहां उसके कुछ रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। यूपी और गुजरात एटीएस ने कल सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अवैध धर्मांतरण के मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, देखिए, टीम जो है वो उसके दफ्तर से लगा के घर भी गई, रिश्तेदारों से बात की, किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं? सिर्फ ये खेल सलाउद्दीन तक तो सीमित नहीं रहा होगा, इसके कुछ साथी होंगे, वो भी इसमें शरीक रहे होंगे, कोई और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अर्पिता, देखिए, जब यूपी एटीएस ये धर्मांतरण के पूरे मसले को देख रही थी तो सबसे बड़ा जब कॉन्स्पिरेसी ऐसी होती है तो फाइनेंशियल ट्रेल पर सबसे ज़्यादा नज़र जाती है, क्योंकि वही चीज़ है जो इस पूरे गोरख धंधे को ईंधन देती है। और इसी बात को लेकर जब यूपी एटीएस के पास उमर गौतम से पूछताछ में सलाउद्दीन का नाम खुला तो फिर गुजरात एटीएस, चूँकि जुरिस्डिक्शन गुजरात एटीएस का था, तो ऐसे में गुजरात एटीएस को साथ में यूपी एटीएस ने लिया। और कल जबकि पूरे दिन गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस के अधिकारी सलाउद्दीन को उसके वडोदरा में जहां दफ्तर है उसका पानी गेट और बाकी उसका जो घर है वहां दोनों जगह पर गए, वहां से बाकी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे सीज किए हैं और वहां से ये जानकारी ली जा रही है। उसका अकाउंटेंट सबसे बड़ी कड़ी के तौर पे, जिसे मैंने पहले बताया, जो फरीद है, वो सबसे ज़्यादा भूमिका जानता है, चूँकि FCRA के तहत अल फलाह का यूके फाउंडेशन से जो पैसे भेजे जा रहे थे इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था। FCRA के तहत जो फंडिंग आती है बाहर से उसको एक प्रॉपर चैनल है और उसको कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन सलाउद्दीन बाकायदा उसको कैश विड्रॉ करते थे और उस पैसे को हवाला से उमर गौतम तक यूपी में पहुंचाते थे। तो अब यह आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, कल तक 30 लाख था, अब तक 42 लाख हो गया, हो सकता है इसके और भी ज़्यादा। और ये उस वक्त हुआ है कि जब कोरोना सबसे पीक पर रहा। कोरोना पिछले 1.5 साल में भारत में देखने को मिला, उसकी पहली दूसरी लहर देखने को मिली। ऐसे वक्त में ये लोग इस तरीके से गोरख धंधे में लगे हुए थे। इससे कल्पना लगा सकते हैं कि ये इनका नेक्सस कितना बड़ा होगा और कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे होंगे। अब गुजरात एटीएस भी वही देख रही है कि सलाउद्दीन के साथ साथ बाकी कौन लोग थे, क्योंकि सलाउद्दीन का जो पासपोर्ट मिला है वो पासपोर्ट की डिटेल, क्योंकि पिछले सितंबर में उसका पासपोर्ट निकाला गया, तो ऐसे में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उसको कोरोना के वक्त पासपोर्ट निकालने की ज़रूरत पड़ी, और अगर उसका कोई पिछला कोई पासपोर्ट है तो वो कितने बार विदेश गया है। तो ये सारी चीज़ों को अभी गुजरात एटीएस सारे एंगल को भी साथ में तलाश रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं। रही जरा आप साथ देखिए, इस बीच हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी की। जो मेरी जानकारी में इनके परिवार के द्वारा आया कि इन्होंने छोटे भाइयों को मारना शुरू किया, मूर्तियां तोड़ दी और कहा नमाज पढ़ो। एक बार इनसे नमाज भी छोटे वाले भाई से पढ़वाई, और उसके अलावा इनके जितने डॉक्यूमेंट हैं, ज्वेलरी है, बर्तन है, और देख रहे हैं आप 4 कमरों पे पूरा कब्जा करके बैठी हुई हैं। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो ये घर छोड़ के आप जाइए। इनको मारना पीटना, जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, पूरा लालच के द्वारा किया गया धर्मांतरण, प्लस ये जो 4-5-6 जने और इनके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है, ये काफ़ी गहरी साजिश में हो सकती है। इसकी पूर्णतः जांच एटीएस को करनी चाहिए। इसी बीच यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का एक बयान सामने आया और इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। विशेष रूप से जितनी भी एजेंसियां को इसमें लगना चाहिए, कानून के तहत वो लगी जाएंगी, खुलासा पूरा होएगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, वो भी इसमें मिलकर जो भी एटीएस के माध्यम से या जांच एजेंसियों के माध्यम से इसमें खुलासा करेगी। एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसके अंदर बारीकी से जो नीचे स्तर तक की इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का इस मुद्दे पर क्या कहना है, वो भी जरा सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के मुद्दों को ज्यादा उठाने लगे तो समझो उस प्रदेश में चुनाव आने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की मूल समस्या पे चर्चा ही नहीं करना चाहती, ये हमेशा जनता की मूल समस्या से ध्यान भटकाने का काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है।
तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त इस तरीके के मुद्दे सामने आ जाते हैं, और अगर ऐसे सामने आ रहे हैं मुद्दे तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि चुनाव नजदीक है। लेकिन जो ये लोग सामने आ रहे हैं, जो अपनी आप बीती कह रहे हैं, ये जो महिला रो रही थी जिसकी 2 बेटियां, जिसके खिलाफ शिकायत उसने दर्ज कराई है, क्या ये सब झूठ है? एक बड़ा सवाल उठता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जो है वो रद्द की गई है। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। न्यूज 18 के अनुपम त्रिवेदी की ये खबर है कि कोरोना की वजह से राज्य सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और कांवड़ यात्रा जो होती है उसे रद्द किया गया है। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा अब नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब ये, कोरोना का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये कोरोना को लेकर बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार ने किया। जी अर्पिता, देखिए लगातार ये दूसरा साल होगा जब इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। पिछले साल भी कोविड की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में हर साल लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं, उत्तराखंड आते हैं। और इस बार उत्तराखंड में आने के लिए ऑलरेडी एक कंडीशन है कि RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है। इसको लागू किया हुआ है सरकार ने हर एंट्री पॉइंट पे, तो इसलिए पॉसिबल होगा नहीं इतनी ज्यादा भीड़ में। इसी को ध्यान में देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि लगातार इसको रद्द किया जाएगा। और कल भी शाम पुलिस के अधिकारियों की आपस में मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये था कि भाई फिर भी इसके बाद भी लोग आते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। ऑर्डर यूथ लोग आ जाते हैं वेस्टर्न यूपी वगैरह से, तो उनको कैसे रोका जाए, इस पर भी अब रणनीति बनेगी। इसको लेके फॉर्मल ऑर्डर आज या कल में निकल सकता है। ठीक है, यानी बड़ी खबर तो यही है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा लगातार आज दूसरा साल है, कोरोना की भेंट ये कांवड़ यात्रा चल गया और उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि इस बार भी कांवड़ यात्रा जो है वो नहीं होगी, उसको रद्द कर दिया। लेकिन बावजूद इसके लोग काफी वहां पर जुटने हैं, वहां प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद रहेगा इस पर भी अब उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। उधर बिहार के दरभंगा में हुई पार्सल ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की खबर है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में NIA की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। मामले की तह तक जाने के लिए NIA ने हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान IED बनाने से जुड़े सामान समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए। छापेमारी में NIA ने कई मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल सबूत भी जब्त किए, जिनकी जांच दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में कराई जाएगी। दरभंगा धमाका केस में NIA ने हैदराबाद के हबीब नगर इलाके से नासिर और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया था। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनक दवे अहमदाबाद से साथ हैं और शंकर आनंद इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, एक के बाद एक देखिए नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर कल ये कहा जा रहा था कि इसमें सेंसर लगा है, बोतल में केमिकल है और सेंसर भी एजेंसियां ऐसा शक जता रही कि हो सकता है। एक के बाद एक नए तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और जैसे ही इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से NIA लगातार जब पूछताछ की तो इनसे जो अहम खुलासे सामने हुए हैं उसके बाद NIA और आगे की जांच में जुट गई है। और अभी हम पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो नासिर खान और इमरान मलिक हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा और फिर उसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे, जहाँ पर NIA की जो टीम है वो इनसे रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। तो अब इंतज़ार हो रहा है और माना जा रहा है कि 11 बजे के करीब यहाँ पर ये दोनों भाई पहुँचेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, भारी सुरक्षा के बीच यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा नासिर खान और इमरान मलिक को और उसके बाद फिर पेशी के बाद वहाँ पर कोर्ट को आगे डिसीजन लेना है कि क्या इनको रिमांड दिया जाएगा या फिर इनको जेल भेजा जाएगा। तो अभी एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा है और NIA की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, जल्दी से शंकर आनंद का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ है, उनके पास भी कोई अपडेट है। शंकर, क्या अपडेट, और जरा बताइएगा सलीम नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सलीम वही शख्स है जिसके अकाउंट में
1,60,000 से ज्यादा पैसे आए थे और ये हवाला के जरिए आए थे। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि सलीम जो है ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और जिस तरह से दोनों भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद नासिर, ये दोनों भी शामली का रहने वाला है। इस मामले में उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हैदराबाद और बिहार कनेक्शन, इस मामले में किस तरह से बकायदा यहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था और वो कौन कौन से स्लीपर सेल हैं जो इस पूरे मामले को अंजाम देने में जुटे हुए थे। इस मामले की तफ्तीश करने के लिए एनआईए की टीम 4 राज्यों में काम कर रही है। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि गुजरात से भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन लोगों के संपर्क में जुड़े हुए थे। तो इन तमाम मामलों की तफ्तीश के लिए अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम तफ्तीश कर रही है। और यह भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से यहां पर सलीम की अगर बात करें तो सलीम डायरेक्ट सीधे तौर पर पाकिस्तान के कुछ आतंकियों के साथ में भी जुड़ा हुआ था। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा भी बाकायदा से पूछताछ की गई है और जल्द ही सलीम को भी आधिकारिक तौर पर एनआईए के द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब रहिए जरा सा, देखिए पास और ब्लास्ट मामले में एनआईए नासिर और इमरान को गिरफ्तार कर चुकी है। और जरा नासिर की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, जिस पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ये जो धमाका हुआ उसमें जो शख्स आप देख रहे हैं इसका हाथ था। लिक्विड बम को बनाने वाला ये नासिर ही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की ये रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग ले चुका है। नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। एनआईए ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। जनक हमारे साथ मौजूद है और जनक, जो गिरफ्तारियां हुई हैं इससे कई बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान जाकर बाकायदा कैसे बम बनाना है, कैसे इसको प्लान करना है, ये सारा कुछ सीख कर आ रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए जो शंकर जो नाम दे रहे हैं वो दरअसल इकबाल खाना है, जो इकबाल खाना भी शामली के रहने वाले हैं और वो अभी कराची बेस्ड है। इकबाल खाना ने ही सलीम और जो काजी सलीम जिसको नाम दिया गया है जो शामली का रहने वाला है, और उसके अलावा बाकी जो 2 शख्स जिसको यूपी एटीएस की गिरफ्त में रखा था वो भी इकबाल को मिलने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। तो सऊदी जाना, वहाँ पर इकबाल को मिलना, और यहाँ पर नासिर इकबाल से मिलता तो है, 3 दफ़ा नासिर यहाँ से पाकिस्तान गए और उसके बाद नासिर ऑनलाइन जिसको कहें कि बम बनाने की ट्रेनिंग वो इकबाल से लेता रहा। तो इकबाल और उसका भाई दोनों दरअसल उत्तर प्रदेश के हैं और साथ ही में सलीम और काजी काफिल करके जो व्यक्ति है उन दोनों को मिलने के लिए सऊदी बुलाते थे। तो सऊदी, पाकिस्तान, लश्कर, आईएसआई, ये सारे जो नेटवर्क और उनका जो काम था वो इसी तरीके से दरभंगा ब्लास्ट, वो भी चलती ट्रेन में ब्लास्ट करके बड़ी कैजुअलिटी करने की एक मंशा थी। लेकिन उनके इरादों में जो यहाँ पर जो उसने बम बनाया उसमें टेक्निकलिटी थोड़ी गलत बैठ गई, जो प्रपोर्शन बैठाना था केमिकल का वो सही तरीके से नहीं बैठा, क्योंकि पहली बार ये बम बना रहा था नासिर, ऐसे में उससे गलती हो गई। तो ऐसे में काजीपेट तक ये बम फटना था लेकिन वो नहीं फटा और दरभंगा जाके ट्रेन चली गई और उसके बाद जब जंक्शन पे रखा गया तब जाके फटा। तो ये उनकी एक नेक्सस थी। ऐसे में अब इकबाल खाना है वो लश्कर के पेरोल पे है और वो लोगों को यहाँ पर भर्ती कर रहा है जो उसके रूट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऐसे में अब नासिर के साथ साथ बाकी जो उसका भाई है इमरान, वो किस तरीके से, चूंकि वो भी 1.5 साल पहले ही हैदराबाद गया था और जैसे ही वो उड़ान भर रहा था ये धमाका करने के बाद वो दिल्ली के लिए आ रहा था, उसी समय एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी की थी। तो अब उनकी पूछताछ में और क्या कैसे उन्हें कनेक्शन किया, चूंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वो वीओआईपी और बाकी एप्लीकेशन से जो लगातार इकबाल से संपर्क में थे उसकी ट्रेसिंग में एनआईए फिलहाल लगी है कि वो एप्लीकेशन कौन कौन सी थी जिससे वो एजेंसियों से ट्रैप ना हो सके। हालांकि वो सारी डिटेल एनआईए के पास आ गई है। अर्पिता, ठीक है, आप सभी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश के बाद राज्य में नई सियासी हलचल शुरू कर दी है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों की अनदेखी और अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। मदन सहनी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों की सुनवाई ना होने का आरोप लगाया। मदन सहनी के आरोपों के बाद एक तरफ जेडीयू, बीजेपी की तरफ से बयान सामने आए, वहीं विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं। आखिर ये इस्तीफा क्यों? देखिए, हम लोग जो है 5 साल पहले भी मंत्री रहे हैं और उस 5 साल में तो हमने विभाग के सचिव का यातना झेला ही। कोई भी बात का जो
उचित बात है हम लोग का, उसको भी नहीं मानना ये लोग अपना शान समझते हैं। किसी मंत्री का बात सेक्रेटरी को मानना और लगता है जैसे उसको दिल पर ठेस लगता है। और उस 5 साल को हमने झेला, लगा कि अगली बार कोई अच्छे लोग से वास्ता होगा, लेकिन ये तो 3 माह में ही हम लोग को परेशान कर दिए। और इनकी तानाशाही अब हमारे बर्दाश्त से फाजिल हो चुका है। और हम समझते हैं कि ऐसा मंत्री बनना बहुत ही हम लोग के लिए कष्टदायक है। किसी बात का जो है यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने मुख्य सचिव को, दीपक कुमार को, चंचल कुमार तो बिहार के भगवान हैं, उनको हमने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि हम बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमने अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनको कहा, हमने संजय झा को कहा कि अब ये असहनीय हो रहा है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए। हमने RCP सिंह साहब को कहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम इस्तीफा करेंगे। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर पर जीतन राम मांझी समर्थन में उनके उतरे। उन्होंने भी अधिकारियों पर विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो MLA का लेजिस्लेटिव MLA का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कर चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्य बात है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि शनिवार को वो जब दरभंगा से लौटेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको इस्तीफा सौंपेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर दुख है कि विभाग में उनका कोई नहीं सुनता और शायद यही वजह है कि वो अब इस्तीफे की पेशकश किए हैं। वहीं जो बीजेपी के एक विधायक हैं जिनका नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, उन्होंने भी ये सीधे तौर पर अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि बीजेपी के 80% ऐसे मंत्री हैं जो बिना पैसे का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। और वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि बिहार में अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। मतलब साफ तौर पर है कि जो बिहार सरकार है वो अपने ही अंतर्विरोधों से घिरी हुई है और शायद यही वजह है कि अब जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको भी मौका मिल रहा है नीतीश कुमार को घेरने के लिए। तो अब इसको नीतीश कुमार कैसे पाटने की कोशिश करते हैं, कैसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या फिर नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि मंत्री ने कल अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा था कि वो पहले दरभंगा जाएंगे और दरभंगा से जब वो शनिवार को पटना लौटेंगे उसके बाद इस्तीफा देंगे। तो इसके लिए इंतजार करना होगा कि आगे नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सरकार जब अपने अंतर्विरोधों से घिरती है तो शायद उसको लेकर कोई बैठक बुलाई जाती है, लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो क्या यह मुख्यमंत्री की ओर से, पार्टी की ओर से कदम उठाया जाता है कि नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, इस पेशकश ने, इस इस्तीफे की पेशकश ने बैठे बैठाए विपक्ष को मौका दे दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के बहाने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही हावी है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए, अब मंत्री वो भी उन्हीं के पार्टी का इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा, पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना RCP टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए, मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू ड्रोन धमाके से जुड़ी हुई। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है कि जम्मू में हुए ड्रोन धमाके के लिए आधुनिक किस्म के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था।
खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी है कि ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए गए विस्फोटक को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था। जम्मू में हुए धमाके के बाद वहां से मिले विस्फोटकों के टुकड़ों की बारीकी से जांच की गई, जिनसे यह साबित होता है कि 6 दिन पहले हुए धमाके पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा था। विस्फोटकों में टुकड़ों की जांच से पता चला कि विस्फोटक मेटल के खोल में भरे हुए थे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल विस्फोटकों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किया गया था, जिनकी सप्लाई सिर्फ सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस को ही की जाती है। जानकारी के मुताबिक धमाके में करीब 3 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया और 2 अलग अलग ड्रोन में फिट किया गया था। यानी हर ड्रोन में 1.5 किलो आरडीएक्स रखा गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां जम्मू टेक्निकल एयरबेस पर विस्फोटक गिराने वाले दोनों ड्रोनों का सुराग तलाशने में जुटी हैं। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरीके की जानकारी मिल रही है कि आखिरकार जो ये पूरा साजिश जो नजर आ रहा है, ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी आतंकी संगठन इसको बड़ी आसानी से अंजाम दे पाए? कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं सीधे। देखिए जी, पूरी तरीके से पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स मिले हैं फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि टुकड़ों में बटे हुए पार्टिकल है। धमाकों के बाद इनको वहां पर मौका वारदात से उठाया गया है। एक एक जो पार्टिकल की जो साइज है वह बराबर है, वह मेटल से कवर्ड हुई ये पार्टिकल्स हैं, नुकीले हैं। यानी कि जो कोशिश की गई थी कि धमाकों के बाद जब ये पार्टिकल्स फैलें तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इनको बॉल बियरिंग कहा जाता है। और इसी तरीके से एकदम स्पेशलाइज सर्किट तैयार किया गया था और कोई ये आम संगठन इसको तैयार नहीं करता है। विशेषज्ञों का यही मानना है कि जिस तरीके से इन पार्टिकल्स को एक्सप्लोसिव्स के साथ मिक्स किया गया था, तैयार किया गया था, 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो ये एक बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किया गया ये पूरा का पूरा सर्किट है और इसको एक स्पेसिफिक टारगेट पर इसको अप्लाई किया गया था, जिससे तबाही ज्यादा से ज्यादा हो। फिलहाल इन पार्टिकल्स का आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार आरडीएक्स के साथ साथ और कौन से विस्फोटक से जिनसे यह धमाका हुआ। और अमित, देखिए ये भी जानकारी मिल रही थी 3 किलो आरडीएक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया और 2 भागों में इसको बांटा गया। यानी ये कितनी बड़ी साजिश वो रच रहे थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। जी अर्पिता, देखिए आतंक का ये बदलता हुआ चेहरा है। सुरक्षा बलों से पूरी तरीके से मात खा चुके हैं आतंकी पिछले 2 सालों में, तो अब उन्होंने ये अपना आतंक का जो चेहरा है वो बदला है और तकनीक के सहारे आतंक फैलाने की वह कोशिश की जा रही है। ड्रोन बॉम्ब अटैक इसी का नतीजा है और इसी वजह से उन्होंने जो है 1.5 किलो की आरडीएक्स ड्रोन में बाकायदा फिट किया। उसके बाद यहाँ पर भारत की सीमा में उसको अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एंटर करवाया और एक स्पेसिफिक टारगेट को यहाँ पर हिट किया। तो अब ये सुरक्षा बलों के लिए, हमारी खुफिया एजेंसी के लिए, सुरक्षा एजेंसी के लिए आने वाले दिनों में चुनौती है कि किस तरीके से आतंक के इस बदलते चेहरे को जो कि सुरक्षा बलों हमारे देश के सामने फिजिकली मौजूद नहीं है, जो कि गायब है, उसका कैसे मुकाबला करें, तकनीक के सहारे मुकाबला करें। बेहद जो नीतियां बनी है, जो पॉलिसीज बनी है, लेकिन इस बदलते चेहरे का मुकाबला करना बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले। और हमें देखिए लगातार ड्रोन जो है वो उड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये 2 ड्रोन, इनके बारे में क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई? जो और ड्रोन अभी उड़ रहे हैं जम्मू इलाके में, हम देख रहे हैं लगातार उड़ते हुए दिखे, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? और एंटी ड्रोन सिस्टम और कैसे हम लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करें, कैसे इसको और पुख्ता करें ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इस दिशा में इस घटना के तुरंत सामने आने के बाद एंटी ड्रोन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उस पर लगातार मंत्रणा हो रही है। खुद पीएम की अगुवाई में एंटी ड्रोन पॉलिसी बन रही है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में यह सिस्टम देश के कोने कोने में, अन्य हिस्सों में यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ये तो भारत की तैयारी की यहाँ पर ये जो जवाब है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में 11 से 12 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें ड्रोन मंडरा
मंडराते हुए देखे गए हैं। आज सुबह भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन मंडराता हुआ दिखा था, क्वाड कॉप्टर उसको कहते हैं, और जिसको बीएसएफ के जवानों ने गोली मारी और वापस वो चला गया। ऐसा अर्पिता ये एक इंसिडेंट नहीं है, हफ्ते में करीब 5वां या 6ठा ये इंसिडेंट है। इस साल का 11वां या 12वां, पिछले 2 साल का 25वां या 26वां ये इंसिडेंट है जब ड्रोन को देखा गया है। क्यों ड्रोन आ रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर, क्यों वो जब फायरिंग होती है तो वापस चले जाते हैं, ये नीयत पर सवाल पैदा करता है पड़ोसी देश का कि वहां से उनकी सीमा से वो आ रहे हैं, उन पर लगातार उनके सहारे चाहे वो विस्फोटक हो, चाहे हथियार हो, चाहे नशीली पदार्थ हो, इन्हीं ड्रोन के जरिए वो अशांति फैलाने की बिल्कुल। कोशिश कर यानी रहे हैं। देखिए आप कि किस तरीके से तकनीकी हमें भी मजबूत करनी होगी, क्योंकि आतंकियों के मंसूबे दिख रहे हैं। किस तरीके से अब ये नए अत्याधुनिक विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देने की तैयारी भी अब भारत ने कर ली है। News 18 की वेबसाइट ने आज तक .com को पछाड़ा।